मिनट्स में वो रिव्यू कर लेते हैं। कौन सा सेक्शन है कंपनीज एक्ट का? 148। रूल्स का नेम क्या है? रूल्स का नेम भी आपको लर्न होना कंपलसरी है। कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। ओके, रूल्स कब कमेंस हुए थे? 2014। डेट कल मैंने आपको रूल 1 में लिखवाई थी ना डेट, जो आप लोगों को लर्न रखनी है। 30 जून। 30th जून 2014। ओके, टोटल कितने रूल्स हैं? 6 रूल्स हैं। फॉर्म्स कितने हैं? 4 फॉर्म्स हैं। किसके ऊपर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल होता है? जिनका टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में 35 करोड़ से ज्यादा था। 35 करोड़ या उससे ज्यादा था, है ना। कॉस्ट ऑडिट अभी मैंने आपको अधूरी बताई है, कल भी कहा था ये अपन कल अच्छे से पढ़ेंगे, तो आज पढ़ेंगे अपन इसे, है ना। क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए कॉस्ट ऑडिटर का? फुल टाइम सीओपी प्लस सीएमए। यस, सीएमए का फुल टाइम सीओपी होना चाहिए उसके पास में, ठीक है। कौन अपॉइंट करता है कॉस्ट ऑडिटर को? ऑडिट कमेटी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद कंसल्टेशन ऑफ ऑडिट कमेटी, है ना। केवल ऑडिट कमेटी लर्न नहीं रखोगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको ऑडिट कमेटी एक पॉइंट मिलने ही वाला है। ऑडिट कमेटी कभी भी किसी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट नहीं करती है, वो केवल नेम सेलेक्ट करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखती है, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं विद कंसल्टेशन ऑफ ऑडिट कमेटी। अच्छा, स्कोप और कौन डिसाइड करता है? मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट। और इसके अंदर क्योंकि एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, तो एक्ट भी इसका स्कोप डिसाइड करता है। एक्ट एंड मैनेजमेंट दोनों लिखेंगे, है ना। चलिए, अब 6 रूल के अंदर फर्स्ट रूल था हमारा शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस। केवल इतना याद रखना है, ये रूल्स कब कमेंस हुए? 30 जून 2014 को। डेफिनेशंस कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी नोट्स ओपन करेंगे जब एक बार फटाफट पढ़ा दूंगी। देन है हमारे पास में एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, यानी एप्लीकेबिलिटी कब होगी कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। तो हमने पॉइंट नंबर 1 आज भी डिस्कस कर लिया। अगर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है आपका लास्ट ईयर का टोटल टर्नओवर, है ना, आपकी कंपनी टेबल ए या टेबल बी में प्रेस्क्राइब्ड है, और आपके लास्ट ईयर का टोटल टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आपको करंट ईयर के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे। एक बार कॉस्ट रिकॉर्ड बना लिए, मतलब एप्लीकेबिलिटी आ गई, तो वो हमेशा के लिए एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट अभी वन टाइम के लिए मैंने आपको बताया, टेबल ए के लिए 50 करोड़ है, टेबल बी के लिए 100 करोड़ है। इसके आगे भी एक और लिमिट है, वो आज डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 4 इज रिलेटेड टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट। देन रूल नंबर 5 हमें ये बताता है कि कौन से फॉर्मेट में किस टाइप के प्रिंसिपल्स फॉलो करते हुए हमें कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। यानी बनाना कैसे है, उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स लिखने चाहिए। हमें मटेरियल रिकॉर्ड बनाना है, तो मटेरियल रिकॉर्ड के अंदर क्या क्या चीजें लिखनी है, ये हर एक चीज हमें कौन बताता है? कॉस्ट रिकॉर्ड रूल नंबर 5 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। रूल नंबर 6 हम आज पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर एंड सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। यानी कि पूरा जो कॉस्ट ऑडिट का प्रोसेस है वो पूरा हमें रूल नंबर 6 के अंदर गिवन है। अगेन इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 6। पूरा प्रोसेस एक फ्लो चार्ट से समझाऊंगी, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इंपॉर्टेंट है। कल हम यहाँ पे ड्रॉप कर दिए थे CRA 1। टोटल फॉर्म्स कितने हैं? 4 फॉर्म्स है, CRA 1 2 3 4। यस मैम, एक बार आप चैप्टर बता दो ना, मेरे पास आपके वो वाले नोट्स नहीं है जिनके ऊपर चैप्टर लिखा हुआ है, तो मुझे नोट्स मिल नहीं जाएंगे। कॉस्ट ऑडिट के नाम से एक फाइल है, अगर आपके पास में चैप्टर नंबर नहीं लिखा हुआ तो कॉस्ट ऑडिट के नाम से फाइल है, और चैप्टर नंबर 11 दिया हुआ है मैंने इसे।
मैम ये मतलब आपने जैसे दिए थे पहले तो मैम उस हिसाब से तो मिला नहीं, कौन से चैप्टर के बाद है ये? अब उसने प्रिंट आउट किस उसमें फॉर्म में दिए वो मुझे नहीं पता होगा ना मैम लास्ट में तो ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाला है जो आपने आई थिंक इससे चार्टर्ड पहले अकाउंटेंट वाला की है। फाइल से दिया है। हाँ जो ये सीए 10th चैप्टर दे रखा है। हाँ इसी के अंदर मिल जाएगा आपको कॉस्ट ऑडिट, इसी चैप्टर के अंदर मिल जाएगा आपको। मैंने आपको कहा था एक बार आप मुझे कॉल करना, मैं अरेंज करवा दूंगी आपके, ओके मैम। है ना। आप मुझे आज शाम को कॉल कर लेना, मैं अरेंज करवा देती हूँ आपके नोट। हाँ ठीक है मैम, ठीक। चलिए CRA1 किससे रिलेटेड है, पूरा ही लिख देती हूँ ताकि एग्जाम पर्पज से। फाइल्ड बाय कंपनी, ठीक है, ऑन दी अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। जब हम कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, ठीक है, ये सारे फॉर्म्स जो होते हैं ना, ये कंपनी से रिलेटेड फॉर्म्स हैं और इन्हें एमसीए की साइट पे फाइल किया जाता है, ठीक है। एमसीए जो भी आरओसी की फाइलिंग होती है ना आपकी, जैसे आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि हमें कंपनी इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है ना, कंपनी को एनुअल फाइलिंग करनी पड़ती है, अपने जो भी रिटर्न्स होते हैं, एनुअल रिटर्न्स बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअली उसे फाइल करने होते हैं। तो कंपनी जो भी फाइलिंग करती है वो एक साइट है mca.gov.in, ठीक है, उस साइट के ऊपर आपको सारे फॉर्म्स मिल जाते हैं, उन फॉर्म्स के अंदर उनकी फाइलिंग होती है, ठीक है। जैसे MGT 14 कल अपन ने पढ़ा था, एक चार्ज के पढ़े थे आपने CFG 2, 3, 4, सारी चीजें कहाँ पे फाइल होती है, MCA की साइट पे होती है। तो CRA1 भी आपको MCA की साइट पे मिलेगा। कंपनी, जैसे मैंने कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट किया, तो कॉस्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के 30 डेज के अंदर अंदर, ठीक है, कंपनी को क्या करना पड़ता है, CRA1 फॉर्म फाइल करना पड़ता है कि हमने बंदे का अपॉइंटमेंट कर दिया है। सॉरी, ये मैंने CRA1 के सामने लिख दिया आपका, दैट इज CRA2, ठीक है। फाइल्ड बाय द कंपनी ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर विद इन 30 days, क्लियर। नाउ CRA1 बता रही हूँ, CRA3 किसके लिए होता है। अब ऑडिटर हमने अपॉइंट कर दिया, ऑडिटर अपॉइंटमेंट के बाद में ऑडिटर क्या करेगा, रिपोर्ट रेडी करेगा, कॉस्ट ऑडिट करेगा पहले, कॉस्ट ऑडिट करने के बाद में कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है। अब वो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट उसे किसको सबमिट करनी पड़ती है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट करनी होती है। तो ऑडिटर अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट करता है, यानी कंपनी को सबमिट करता है, कौन से फॉर्म के अंदर, CRA3 के अंदर। तो CRA3 कौन प्रिपेयर करेगा, कॉस्ट ऑडिटर प्रिपेयर करेगा, ठीक है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट CRA3 के अंदर देगा। ये सबमिट किसको करेगा, वो सबमिट करेगा अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, रेस्पेक्टिव कंपनी के, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे, ये एक तरह से क्या हो गई, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट हो गई, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिटेड बाय ऑडिटर टू कंपनी, कंपनी को वो क्या करेगा, सबमिट करेगा इन CRA3। नाउ अब रूल क्या होता है आप लोगों का, कि जो भी ये कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट आई है हमारे पास में, ठीक है, कॉस्ट ऑडिटर ने हमें CRA3 के अंदर क्या करी है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर दी। अब ऑडिट रिपोर्ट किसके पास आ गई, कंपनी के पास में आ गई। तो कंपनी को ये रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करनी पड़ती है, कंपनी को ये रिपोर्ट यानी कि कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट करनी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करनी
होती है। ठीक है, कितने टाइम पीरियड में सबमिट करनी होती है? जिस दिन ऑडिटर ने उसे कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट दिया, कंपनी को कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट दिया, उस डे के विद इन 30 डेज, उस डे के विद इन 30 डेज उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। ठीक है, तो ये CRA 4 कौन फाइल करता है? फाइल्ड बाय कंपनी टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सबमिट कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 days of receipt of cost audit report. कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को क्या करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है। CRA 4 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पर्पस, है ना। क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कौन करता है, किसको करता है? तो सबमिट कंपनी करेगी, किसको करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगी। ठीक है, कितने टाइम पीरियड में सबमिट किया जाता है? 30 डेज के अंदर अंदर सबमिट किया जाता है ऑफ रिसिट ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। नाउ सबमिट क्या करती है यहाँ पे? जो ये कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर ने हमको बना करके दी है, वो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंड करना होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हम CRA 4 के अंदर सेंड करते हैं। ठीक है, नाउ रह जाता है हमारा CRA 1। ठीक है, CRA 1 है हमारे पास में कॉस्ट रिकॉर्ड्स का फॉर्म, कॉस्ट रिकॉर्ड्स का। ठीक है, देखिए रूल नंबर 5 के अंदर केवल इतना लिखा हुआ है कि कंपनी को ये 30 रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। ठीक है, और कैसे मेंटेन करने हैं ये हमने आपको CRA 1 के अंदर दिया है। ये हमने आपको कौन से फॉर्म में दिया है? CRA 1 के अंदर दिया है। तो CRA 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है? ये जो 30 फॉर्मेट्स है, ये जो 30 कॉस्ट रिकॉर्ड्स है, इनको कैसे आपको मेंटेन करना है। मटेरियल का मतलब क्या होगा? मटेरियल के अंदर कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है, यानी जितनी भी आप कॉस्टिंग पढ़ते हैं ना, ये आप चीजें डिटेल के अंदर फाइनल के अंदर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखो, जो 30 कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैं वो कहाँ पे गिवन है? हमें CRA 1 के अंदर गिवन है। ठीक है, तो ये 4 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। CRA 1 इज रिलेटेड टू कॉस्ट रिकॉर्ड, CRA 2 अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर की इंटीमेशन देते हैं हम टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। ये कौन फाइल करेगा? कंपनी फाइल करेगी। थर्ड CRA 3 कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है, कॉस्ट ऑडिटर प्रिपेयर करके कंपनी को देगा। CRA 4 ये जो ऑडिट रिपोर्ट मिला था आपको CRA 3 के अंदर, ये 30 डेज के अंदर अंदर हमें सबमिट कराना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्लियर? अब हम आते हैं यहाँ तक का क्लियर सबको? यस, क्या बोले? वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है आपकी। CRA 1 बता दो मैम वापस। ओके, CRA 1, CRA 1 ये है आपका कि ये जो 30 रिकॉर्ड्स हमने कहे, है ना, रूल नंबर 5 में केवल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे। ठीक है, किस मैनर में मेंटेन करने हैं, उसके क्या रूल्स होंगे, उसके क्या प्रिंसिपल्स होंगे, ये सारी चीजें इन डिटेल रूल नंबर 5 में हमें नहीं गिवन है। हमें सिर्फ इतना कहा कि भाई CRA 1 के अंदर आपकी क्या गिवन है? सारे रिकॉर्ड्स गिवन है। तो CRA 1 के अंदर इन डिटेल हर एक रिकॉर्ड्स का आपको गिवन है कि कैसे क्या मेंटेन करना है। तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स सारे हमको CRA 1 के अंदर गिवन है। ओके मैम, ये फाइल बाय दी कंपनी क्या फाइल होगा कंपनी के थ्रू? किसके अंदर? फाइल बाय CRA 2 के अंदर फाइल बाय द कंपनी है ना, इंटीमेशन। हाँ, इंटीमेशन फाइल्ड बाय द कंपनी। ठीक है, कि हमने इस बंदे को अपॉइंट किया है। जैसे आपकी कंपनी, आपने मुझे कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट किया, तो आपको ये नॉलेज सेंट्रल गवर्नमेंट को तो देनी पड़ेगी ना। तो वो इंटीमेशन आप CRA 2 एक फॉर्मेट है पूरा। ठीक है, उस फॉर्मेट के अंदर आप नाम, पता ऑडिटर का सारा लिख के देते हो कि ये ऑडिटर है ना, ये ऑडिटर इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए हमने हमारी कंपनी के लिए अपॉइंट किया है। तो ये सारी चीजें वहां पे एक फिक्स्ड फॉर्मेट है CRA 2 का, उसके अंदर हम नाम पता फिल करते हैं ऑडिटर का,
और वो फॉर्म फिल करते हैं MCA की साइट पे विद इन 30 डेज। तो इसे कहते हैं इंटीमेशन फाइल्ड बाय द कंपनी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, यस चलिए। तो अब मेरे को आपको जो मेन बताना है दैट इज रूल नंबर 6 नोट्स में से पढ़ेंगे, और एक कॉस्ट ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। अब पहले अपन पढ़ते कॉस्ट ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ठीक है, फिर ये सारी चीजें सीक्वेंस में मैं आपको नोट से पढ़ा रही हूँ। मैंने आपको कहा था कि हमारे यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होगी। उन कंपनीज को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, टेबल ए कंपनीज एंड टेबल बी कंपनीज। ठीक है, टेबल ए कंपनीज की कब कॉस्ट ऑडिट होगी, ठीक है, अगर आपकी कंपनी का ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है। ओवरऑल टर्नओवर मतलब जैसे मान लो मेरी कंपनी कुछ काम ऐसे कर रही है जो टेबल ए में लिखे हुए हैं, कुछ काम ऐसे कर रही है जो टेबल बी में लिखे हुए हैं, और कुछ काम ऐसे कर रही है जो टेबल ए बी दोनों में ही नहीं लिखे हुए हैं। तो सबका टर्नओवर आपको ऐड करके पता करना है कि टोटल कंपनी का टर्नओवर कितना गया। तो टोटल कंपनी का टर्नओवर गया 50 करोड़ से ज्यादा, तो आपकी कंपनी के ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल हो जाएंगे। साथ में एक और कंडीशन है कि अगर आपका इंडिविजुअल टर्नओवर ऑफ जो भी आपका टेबल ए के अंदर प्रिस्क्राइब्ड आइटम्स है उनका इंडिविजुअल टर्नओवर अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जाता है 25 करोड़, है ना, 25 करोड़ से अबव जाता है तो आपके यहाँ पे क्या होगी, कॉस्ट ऑडिट होगी। दोनों कंडीशन कंप्लाई होनी चाहिए कि टेबल ए का जो कंपनी टेबल ए स्पेसिफाइड है उसका कंपनी का ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर जा रहा है, प्लस जो टेबल ए के अंदर प्रेस्क्राइब्ड चीजें हैं उनका इंडिविजुअल टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा जा रहा है, तो आपकी कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होती है। नाउ टेबल बी के अंदर सेम चीज, ओवरऑल टर्नओवर इन्होंने कहा है कितना होना चाहिए, 100 करोड़, और इंडिविजुअल टर्नओवर आपका कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 35 करोड़, ग्रेटर देन इक्वल टू 35 करोड़। ठीक है, ये लिमिट्स आपको याद रखनी है। इसका प्रैक्टिकल हमारे एग्जाम में नहीं आता है, जब आप फाइनल में जाओगे तब इसको इन डिटेल पढ़ करके उसका प्रैक्टिकल आपके एग्जाम में आएगा। अभी सिर्फ कितना याद रखना है कि टेबल ए में 50 करोड़ 25 करोड़ की लिमिट है और टेबल बी के अंदर 100 करोड़ और 35 करोड़ की लिमिट है, बस। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। क्लियर सबको, जो भी अपन ने वर्कबुक में लिखा है? यस मैम, ओवरऑल टर्नओवर तो मतलब कंपनी का हो गया, इंडिविजुअल टर्नओवर का मतलब, इंडिविजुअल टर्नओवर का मतलब जो टेबल ए के प्रोडक्ट है उनका टर्नओवर। ठीक है मैम, जैसे कोई कंपनी अगर 4-5 प्रोडक्ट बनाती है तो हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, हर पर्टिकुलर नहीं, इंडिविजुअल टर्नओवर मतलब टेबल ए में अगर आप 10, मान लो आपकी कंपनी 10 प्रोडक्ट बनाती है, 10 में से 5 प्रोडक्ट तो टेबल ए में आते हैं, 2 प्रोडक्ट टेबल बी में आते हैं और बाकी के अदर है जो ना टेबल ए में आ रहे ना टेबल बी में आ रहे, है ना। तो ओवरऑल टर्नओवर मतलब ये सारे 10 प्रोडक्ट, ओके, इन सारे 10 प्रोडक्ट का टोटल टर्नओवर कितना होना चाहिए, 50 करोड़। इंडिविजुअल टर्नओवर मतलब जो टेबल्स लिखी हुई, एक्चुअली क्या ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला काम है, जो एक्ट में वर्डिंग दी हुई है वो एक्चुअली इंडिविजुअल दी हुई है, तो हम भी इंडिविजुअली सिखाते हैं आपको, बट इसका मीनिंग ये होता है कि जो टेबल ए के प्रोडक्ट्स हैं, जो टेबल ए के प्रोडक्ट्स है, मतलब मैंने आपको कहा 5 प्रोडक्ट टेबल ए के बना दिए, तो 5 प्रोडक्ट का टोटल टर्नओवर देखेंगे तो दैट इज 25 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, तो आपके ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड की ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगी। अब यहाँ पे इंडिविजुअल का मतलब क्या है, यहाँ पे इंडिविजुअल का मतलब अलग है, टेबल ए और टेबल बी के प्रोडक्ट्स दोनों मिलाकर के 35 करोड़ से अबव जाते हैं, तो ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, इसलिए इसको है ना हम इंटर के अंदर डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव में इतना ही पूछेंगे लिमिट क्या है, टेबल ए का ओवरऑल टर्नओवर 50 और 25, इतना ही ध्यान रखना है। इन डेप्थ जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, वो चीजें फाइनल में पढ़ेंगे। ओके मैम, ओके,
चलिए, तो ये तो है जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे। इसके अलावा मैं 2-3 लाइंस और लिखूंगी आपकी वर्कबुक के अंदर। पहले लाइन बाय लाइन इसको हम कहाँ से पढ़ लेते हैं, नोट्स में से पढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट रीडिंग करेंगे नोट्स में से हम। ये है आपका कॉस्ट, पूरा फ्लो चार्ट वे में गिवन है। कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। ठीक है, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, द कंपनीज एक्ट 2013 एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने आपको कहा था दो चीजें हमारे पास में, एक तो सेक्शन 148 है और अनदर हमारे पास में है, अनदर हमारे शेयर हो रहा है क्या आपको? यस मैम। ओके, अनदर हमारे पास में है कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 148 एग्जिस्टेंस में आया। सेक्शन 148 ने हमें कहा कि किस किस कंपनीज का कॉस्ट ऑडिट करवाना है, ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। ठीक है, नाउ वो कंपनीज सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल नंबर इस कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स के अंदर प्रेस्क्राइब करी है, इसलिए यहाँ पे हमें सेक्शन 148 का रेफरेंस दिया इन्होंने। empowers the central government to make rules in the areas of maintenance of cost records by the companies engaged in specified industries, manufacturing, providing such goods and services, and for getting cost records audited by section 148। तो केवल क्या ध्यान रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है सेक्शन 148 ने वो कंपनीज प्रेस्क्राइब करने की जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने, जिनको कॉस्ट ऑडिट करवानी है। ठीक है, नाउ इसकी पावर को यूटिलाइज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किए कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। ये लाइन यहाँ पे गिवन है आपको। ठीक है, अगेन नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस। अब आइए, सारे रूल्स एनालिसिस गिवन है आपको पूरा इन रूल्स का और फॉर्म्स का, जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स है ना। सेक्शन 148 में खास बात कुछ भी नहीं दी हुई है, कौन बंदा कॉस्ट ऑडिट कर सकता है, सिर्फ इतना दिया हुआ है। तो रूल्स, फर्स्ट रूल नंबर 1 मैंने आपको कहा था नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस, केवल ये 30 जून 2014 आपको डेट याद रखनी है। क्या, दीज रूल्स में बी कॉल्ड बाय द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल, सबसे पहले नाम बताया है आपको, और ये कब आए, 30 जून 2014 को आए। नाउ डेफिनेशंस, ये सारी डेफिनेशंस हमें यहाँ पे दी हुई है। एक्ट का क्या मतलब होता है सबको पता है, सेटा, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट। कस्टम एक्ट पढ़ा है ना आपने? नो, अच्छा, कस्टम नहीं पढ़ा, ठीक है। तो सेटा क्या होता है, कस्टम एक्ट के अंदर एक टेबल दी हुई है आपको, उसके अंदर हर एक प्रोडक्ट का एक कोड दिया हुआ है, उस कोड को हम बोलते हैं सेटा एक्ट। तो अगेन हमारे एग्जाम के में आएगा ही नहीं, जब आप कस्टम पढ़ोगे वहां पे अच्छे से इसके बारे में बताएंगे। कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस सबको पता है कौन होता है, कॉस्ट ऑडिटर पता है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट पता है, रिपोर्ट मतलब कॉस्ट ऑडिट करने के बाद में जो ऑडिटर रिपोर्ट इशू करेगा। कॉस्ट रिकॉर्ड्स पता है, ये जो 30 रिकॉर्ड्स हम बनाएंगे। फॉर्म्स पता है, अभी अभी हमने पढ़े 4 फॉर्म है, CRA 1 2 3 4। इंस्टीट्यूट पता है, इंस्टीट्यूट अगर कहीं पे भी लिखा हुआ आता है तो हमारा ICMAI के बारे में बातें कर रहे हैं। ठीक है, बाकी के अगर कोई वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स क्या इन रूल के अंदर डिफाइन कर दिए हैं। अब एच के अंदर लिखा है कि बाकी के जो वर्ड हम मान लो आते हैं और आपको उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कंपनीज एक्ट को प्रेफर कर लेना, कंपनीज एक्ट के अंदर उसका डेफिनेशन आपको मिल जाएगा। इसलिए रूल नंबर 2 इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, कुछ भी काम का नहीं है हमारे। अब हमारे जो मेन काम का आता है दैट इज रूल नंबर 3। सबसे इंपॉर्टेंट बात वापस से सुना देती हूँ, क्या रूल नंबर 3 के अंदर हमको गिवन है कि अगर आपकी कंपनी का टोटल टर्नओवर लास्ट ईयर का 35 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आपकी कंपनी को करंट ईयर के अंदर क्या बनाने पड़ेंगे, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी आपके ऊपर। नाउ टेबल ए और टेबल बी क्या है वो हम पढ़ते हैं। टेबल ए का मतलब है रेगुलेटेड सेक्टर्स। टेबल ए का मतलब क्या है, रेगुलेटेड सेक्टर्स। एक बार वापस से नोट्स में आते हैं हम।
सॉरी वर्कबुक में आते हैं हम वापस से। अब मैं आपको समझा रही हूँ टेबल ए का क्या मतलब है और टेबल बी का क्या मतलब है, ठीक है। तो टेबल ए का मतलब है हमारे पास में रेगुलेटेड सेक्टर्स, ठीक है। रेगुलेटेड मतलब जिनको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। इस टेबल ए के अंदर ये जो 6 नाम मैं लिखूंगी, 6 इंडस्ट्री के नाम, ये 6 इंडस्ट्री के नाम आप लोगों को याद होना कंपलसरी है। टेबल बी हमको याद नहीं करनी है, पर इन 6 इंडस्ट्रीज के नाम आप लोगों को याद होना कंपलसरी है। नाउ कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है? फर्स्ट इंडस्ट्री आपकी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ठीक है, पेपर एंड पल्प, फर्टिलाइजर्स। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। नहीं आ रही, और मैम ये नोट्स में दे रखा है क्या टेबल 1 और टेबल नोट्स 2? में दे रखे हैं आपके। कौन से पेज नंबर पे मैम? एक मिनट में चेक करके बताती हूँ, एक बार आप इसमें नोट करिए आपकी वर्कबुक में, क्योंकि इन्हें लर्न रखना है आपको। टेलीकम्युनिकेशन, शुगर, पेपर एंड पल्प, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी, फार्मास्यूटिकल्स। इन इंडस्ट्रीज को हम कहते हैं रेगुलेटेड सेक्टर्स, ठीक है। फर्टिलाइजर्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एक ही हेड के अंदर गिवन है, इसलिए यहाँ पे आपके थोड़े ज्यादा हो गए, बट याद करने ही है हमें। तो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इज रेगुलेटेड सेक्टर, शुगर, पेपर पल्प, फर्टिलाइजर्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोल, ठीक है। ये सारे जो है हमारे, ये सब हमारे क्या होते हैं? रेगुलेटेड सेक्टर्स होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं टेबल ए कंपनीज, केवल यही नाम स्पेसिफाइड है। टेबल बी कंपनीज हमको याद नहीं करनी है, ठीक है। आप सिर्फ इतना याद रखो, बाकी के जो भी इंडस्ट्रीज होगी ऑलमोस्ट सारी टेबल बी के अंदर आ रही है। तो टेबल बी के अंदर आपकी अप्रोक्स 26 कंपनीज है। यस मैम, सेक्शन 8 कंपनी कहाँ पर आएंगी? सेक्शन 8 कंपनीज जो भी काम कर रहे हैं, जैसे एक्चुअली वो चैरिटेबल का वर्क कर रहे हैं, अब उनमें से जो भी वर्क है उनका, वो इन टेबल बी के अंदर प्रेस्क्राइब्ड होगा। जैसे मान लो चैरिटेबल कंपनी साइड बाय साइड इनमें से भी कोई काम कर सकती है, ठीक है। उसका मेन काम चैरिटेबल हो गया, बट चैरिटेबल के साथ में वो साइड काम भी तो करते हैं बहुत सारे। तो अगर इनमें से कोई काम हो गया तो वो टेबल ए के अंदर आ जाएंगे। और अगर इन 26 कंपनीज में से जो नाम प्रेस्क्राइब्ड है वो हो गया तो वो टेबल बी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे हॉस्पिटैलिटी है, एजुकेशन का है, तो वो सारी चीजें आपके टेबल बी कंपनीज के अंदर आ जाती हैं। ओके, चलिए, तो ये टेबल ए हो गई। टेबल ए 6 नाम ये आप लोगों को याद रखने हैं, बाकी आपसे एग्जाम में ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। ये टेबल ए कंपनीज भी बाय चांस पूछ लें तो याद करके जाएंगे हम लोग। टेबल ए रेगुलेटेड सेक्टर्स और टेबल बी नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, जिनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, दैट इज नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स। ओके, तो वापस से हम आ रहे हैं हमारे नोट्स के अंदर। ये देखिए डायग्रामेटिक फॉर्म में दिया है, एप्लीकेबिलिटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। कौन सी कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं? तो ऑल कंपनीज, चाहे वो डोमेस्टिक कंपनी हो चाहे वो फॉरेन कंपनी है। अगर लिस्टेड है टेबल ऑफ रूल 3, रूल 3 के अंदर 2 टेबल्स है, टेबल ए एंड टेबल बी। टेबल ए मतलब रेगुलेटेड सेक्टर्स एंड टेबल बी मतलब नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स। इंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, अगर वो
प्रोडक्शन कर रहे हैं यानी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व है, या फिर कोई सर्विसेज दे रहे हैं, और उनका ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सारे प्रोडक्ट सर्विसेज का टोटल टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आपको करंट ईयर के अंदर, कौन से ईयर का टर्नओवर चेक करना है, लास्ट ईयर का, तो आपको करंट ईयर के अंदर क्या करनी है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। क्लियर सबको रूल नंबर 3? चलो रूल नंबर 4 पे, ये देखिए एप्लीकेबिलिटी फॉर कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट के लिए एप्लीकेबिलिटी टेबल ए के लिए अलग आएगी, टेबल बी के लिए अलग आएगी, है ना। देखिए टेबल ए के लिए क्या बोल रहे हैं, इवन फॉर रेगुलेटेड सेक्टर्स लाइक, सारे नाम आ गए, फॉर टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम एंड गैस, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड शुगर, कॉस्ट ऑडिट रिक्वायरमेंट हैज बीन मेड। ये इन सारी कंपनीज जो मैंने आपको उधर लिखवाई है, इनको भी कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रेगुलेटेड सेक्टर है तो कॉस्ट ऑडिट से छूट गए, ऑडिट करवाना पड़ेगा। नाउ लिमिट क्या दे रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट टू अ टर्नओवर बेस्ड थ्रेशोल्ड एट 50 करोड़, टोटल टर्नओवर आपका कितना होना चाहिए, 50 करोड़ फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एंड 25 करोड़ फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज। 25 करोड़ इंडिविजुअल, तो वहां पे हमने लिख दिया 50 करोड़ ओवरऑल और इंडिविजुअल 25 करोड़। फॉर नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स के नाम हमें याद करने ही नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट सारी ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वहां पे कवर हो गई है, ठीक है। तो उनका थ्रेशोल्ड लिमिट 100 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, यानी ओवरऑल टर्नओवर अगर 100 करोड़ से ज्यादा है और इंडिविजुअल टर्नओवर 35 करोड़ से ज्यादा है, 35 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी कॉस्ट ऑडिट की। ये रूल नंबर 4 हमारा नोट से कंप्लीट हो गया। नाउ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, है ना। इस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके अंदर आपको एक्सेप्शन पता चल गए, है ना। यहाँ पे 2 एक्सेप्शन गिवन है कि किन कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा, बट ये मैंने नोट्स में आपको नहीं, उधर वर्कबुक में नहीं लिखवाया क्योंकि एक्चुअली थोड़ा सा हमारे ऊपर इसकी एप्लीकेबिलिटी कम आ जाती है, एग्जाम पर्पज से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट फिर भी अभी लिख देंगे हम, है ना। क्या है यहाँ पे सारी एप्लीकेबिलिटी दी हुई रेगुलेटेड की यानी टेबल ए कंपनीज, और इधर वाले 3 पॉइंट्स है टेबल बी के लिए। तो अभी हमने पढ़ लिया 50 करोड़ 25 करोड़, ये तो 50 करोड़ की बात आ गई, ये 25 करोड़ की बात आ गई, इधर 100 करोड़ की बात आ गई, इधर 35 करोड़ की बात आ गई। ये 2 पॉइंट्स क्या है, हमारे एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, अगर आपकी कंपनी सेज में ऑपरेटिंग है या फिर आपकी कंपनी ईओयू है, ईओयू मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है, आपकी कंपनी का टोटल टर्नओवर का 75% पार्ट आप एक्सपोर्ट करते हो, या फिर आपकी कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर ऑपरेट करती है, इन दैट केस आपको आपके प्रोडक्ट्स का कॉस्ट ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा। क्या नहीं करवाना पड़ेगा, कॉस्ट ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं करने, रिकॉर्ड्स तो आपको बनाने पड़ेंगे, बस आपको ऑडिट से हमने क्या दी है, एग्जामिशन दिया है। क्लियर सबको, समझ में आया किन 2 पॉइंट्स को एग्जामिशन है हमें कॉस्ट ऑडिट के लिए। तो ये 75% जो कंपनी अपनी एक्सपोर्ट करती है, यस, सेज के अंदर है आपकी, या फिर आपकी कंपनी ईओयू है, ईओयू मतलब 75% ग्रेटर देन, यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कॉस्ट ऑडिट के अंदर हर जगह ग्रेटर देन इक्वल टू वर्ड्स आ रहे हैं, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, बट ये अकेला है जहां पे ग्रेटर देन वर्ड आएगा ओनली, ग्रेटर देन 75% ऑफ टर्नओवर एक्सपोर्ट करते हैं आप, ठीक है। तो इन दैट केस आपको एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा, किससे एग्जाम्प्ट करेंगे कि आपके रिकॉर्ड्स की ऑडिट नहीं होगी, ठीक है, बट आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन तो करने ही पड़ेंगे, मतलब रूल नंबर 3 आपके ऊपर अप्लाई होगा। मैम ईओयू की फुल फॉर्म बताना। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, ठीक है।
और सेज का तो सब लोग जानते होंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मैम ये 75 वाली परसेंटेज वो सेल्स पे भी लग रही है क्या? सेल्स के ऊपर, हाँ नहीं, सेल्स में काम करते हो तो सेल्स में तो आपको कॉस्ट ऑडिट करवाना ही नहीं है, ठीक है। ईओयू का क्या मतलब है, ये लिखा है मैंने, ईओयू मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। अब कितना एक्सपोर्ट होना चाहिए, तो एक्सपोर्ट का लिमिट गिवन है, टोटल टर्नओवर का 75% से ज्यादा पार्ट आप बाहर सेंड कर रहे हो इंडिया से, तो आपको कॉस्ट ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। और चलिए, मैम अगर ये करवाना चाहें तो करवाना चाहे तो करवा लो, मैंडेटरी नहीं है आपके ऊपर। चलिए आते हैं वापस से नोट्स के अंदर। यहाँ पे क्लियर वर्ड्स में लिखा है रूल 4 शैल नॉट अप्लाई, ओनली रूल 3 विल अप्लाई। ओनली रूल 3 आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, यानी आपको एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी कॉस्ट रिकॉर्ड्स की। नाउ रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 हमें क्या कहता है, द रिक्वायरमेंट टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स इन फॉर्म CRA1। देखिए मैंने क्या कहा था, आपको रूल नंबर 5 केवल इतना कहता है कि आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे CRA1 के अंदर जो गिवन है उस तरीके से, है ना। तो केवल फर्स्ट लाइन अपने लिए इंपॉर्टेंट है, द रिक्वायर्ड टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स इन फॉर्म CRA1 हैव बीन, सॉरी ये एप्लीकेबल नहीं है, ये सारा यहाँ से आप क्या, ये जब न्यूली आए थे, न्यूली की लाइन ही आज तक चल रही है, 2014 से आए थे तब से ये लाइन अभी तक चल रही है कि 2015-16 से हमने कॉफी वालों को छूट दी है कि वो लोग 15-16 से अप्लाई करें, कॉफी वाले, मिल्क पाउडर वाले, इलेक्ट्रिकल्स वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, है ना। बट अब तो 15-16 कब का निकल गया, मतलब आज की डेट में हर एक जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है टेबल A टेबल B के अंदर आ रही है, उनको फॉर्म CRA1 के अकॉर्डिंग कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। तो कॉस्ट रिकॉर्ड रूल नंबर 5 क्या कहता है, केवल ये बताता है कि आपको CRA1 के अकॉर्डिंग रूल्स कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। क्लियर सबको। नाउ रूल नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, हर एक चीज अच्छे से पढ़ रहे हैं, ऊपर का पैरा बाद में पढ़ते, पहले ये चार्ट पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑडिट का पूरा क्या प्रोसेस होगा, ये आपको कहाँ गिवन है, रूल नंबर 6 के अंदर गिवन है। सबसे फर्स्ट चीज, बोर्ड मीटिंग लिखा हुआ है, मतलब क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बोर्ड मीटिंग के अंदर होगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट कितने टाइम में करना है, जब आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा, जैसे मान लो मुझे 19-20 के लिए ऑडिटर अपॉइंट करना है, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर 19-20 कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2019 से। तो 1 अप्रैल 2019 से 180 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, 180 दिन के अंदर अंदर मुझे क्या करना है, कॉस्ट ऑडिटर मेरी कंपनी के लिए अपॉइंट करना है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, कॉस्ट ऑडिटर कितने टाइम में अपॉइंट हो जाता है, तो विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो अपॉइंटमेंट विद इन 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो अप्रोक्स आपका सितंबर आ जाएगा ये, बट सितंबर याद नहीं रखना है, विद इन 180 डेज। ओके, नाउ अब इसमें ये चीज क्या लिखी है, ये चीज ये लिखी है कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा, इंटीमेशन